जलदानव अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वे किसी सरकार या संस्था की नहीं, सिर्फ बकली की आवाज सुनना चाहते थे। बकली ने साफ कहा कि वह पूरी मानव जाति का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जलदानव का जवाब चौंकाने वाला था। दुनिया को यह जानना चाहिए कि एक साधारण इंसान की भी आवाज होती है। केट इस बातचीत को लेकर बेहद सतर्क थी, इसलिए तय हुआ कि अगली बैठक में सिर्फ 50 पत्रकारों को अंदर आने दिया जाएगा। फोटो की अनुमति होगी, लेकिन लाइव टेलीकास्ट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। बकली को बार बार चेताया गया कि उसे केवल टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ शब्दशः पढ़ना है। अगले दिन जैसे ही विशाल पाइप में दोबारा पानी भरा गया, पानी के लोग समय पर पहुंच गए। बकली इस बार पहले से ज्यादा शांत था और उसने स्क्रीन देखकर सहज रूप से अभिवादन किया। जैसे ही वह मानव पक्ष की पहली मांग पढ़ने वाला था, जलदानव ने उसे रोक दिया और नदी का पानी मंगवाया। सैनिकों की टीम कुछ ही देर में गंदला पीला पानी लेकर आई। गिलास में तैरते कण देखकर बकली का चेहरा एक उतर गया। तभी उसके ईयरपीस में कहा गया कि पानी साफ करने की बात शुरू करो, लेकिन जलदानव ने टोका कि वह राजनेताओं जैसी बातें नहीं सुनना चाह रहा और बकली किसी कठपुतली की तरह निर्देशों पर नहीं बोलेगा। बकली कुछ पल चुप रहा, फिर उसने ईयरपीस निकाल दिया और दिल से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि इंसान स्वार्थी हैं और थोड़े से फायदे के लिए पूरी पृथ्वी को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं, और विडंबना ये है कि बातचीत के दौरान भी कारखाने नदियों और समुद्रों में झड़ छोड़ रहे हैं। उसकी सच्चाई सुनकर जलदानव ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन पीछे मुड़ते ही बकली ने देखा कि पूरा हॉल सन्नाटे में डूब चुका है और बातचीत रोक दी गई। उसकी बातों ने अनजाने में मानव जाति को कठिन स्थिति में डाल दिया। इसके बाद पानी के जीवों की संरचना का अध्ययन शुरू हुआ, यहाँ तक कि मृत जल अंडों को भी नहीं छोड़ा गया। पहले ही पता चल चुका था कि पानी की जाति पल भर में पूरी प्रजाति से जानकारी साझा कर सकती है, और केट को शक था कि उनके शरीर पर मौजूद मोती इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। रहस्य बहुत है, लेकिन बातचीत जारी रहनी जरूरी थी। मानव पक्ष ने पहल की और बकली ने 2065 तक प्रदूषण 50% घटाने का वादा किया। जलदानव को यह बहुत धीमा लगा, क्योंकि उसके कई साथी रोज मर रहे थे। बकली ने संसाधनों की मजबूरी समझाई। तभी जलदानव ने सवाल किया कि क्या मानव नेताओं में सच में सुधार की इच्छा है। अचानक जलदानव ऊपर देखने लगा और पूरे शहर की रोशनी बुझ गई। लोगों को तूफान का डर हुआ, लेकिन बारिश नहीं हुई, बल्कि आसमान से प्लास्टिक, बोतलें, जाल और समुद्री कचरा बरसने लगा। शहर में भगदड़ मच गई। कुछ ही समय में सड़कें कूड़े से भर गईं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 1 सदी से समुद्र में डूबा टाइटैनिक न्यूयॉर्क के बीचों बीच दिखाई देने लगा। दुनिया के बड़े शहर ठप हो गए और नेताओं ने इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट बताया। बाद में बातचीत दोबारा शुरू हुई। बकली ने सरकारी लहजे में शांति की अपील की, लेकिन जलदानव ने कहा कि यह सब इंसानों का फेंका हुआ कचरा है। केट के आदेश पर बकली ने युद्ध विराम की बात की। जलदानव ने 3 शर्तें रखी। पहली, समुद्र और नदियों में प्रदूषण तुरंत बंद हो। दूसरी, मानव और पानी की जाति की सीमाएं तय हो। इंसानों को लगा समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन जलदानव ने कहा कि पूरा समुद्र और सभी नदियां पानी की जाति की होंगी, और इंसानों को न समुद्र में जाने दिया जाएगा, न उसके ऊपर उड़ने दिया जाएगा। हॉल में हंगामा मच गया, खासकर समुद्री व्यापार पर निर्भर देशों में। जलदानव की दहाड़ से सब शांत हो गए। बकली ने माफी मांगी। तभी जलदानव ने तीसरी शर्त रखी कि उसे इस स्टील कंक्रीट की इमारत से नफरत है और अगली बातचीत की जगह वहीं तय करेगा। स्क्रीन पर पृथ्वी के सबसे गहरे समुद्री गर्तों में से एक का नाम उभरा, जहाँ इंसानों की सबसे उन्नत सबमरीन भी आधी गहराई तक नहीं पहुँच सकी। जब जलदानव ने पूछा कि क्या मानव पक्ष स्वीकार करता है, तो बकली अनजाने में ही हाँ कह बैठा। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 3।